नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है सैम एकेडमी में। मैं अरविंद मौर्य। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, यानी कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के तरीके। आज हम लोग इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित 4 विधियों से बैलेंस किया जा सकता है। प्रथम विधि है अनुमान विधि, दूसरा है आंशिक समीकरण विधि और तीसरा है संयोजकता विधि और चौथा है आयनिक समीकरण विधि। यानी कि हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इस चारों नियम के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यह कहता है कि जितना भी परमाणु की संख्या अभिकारक का होना चाहिए उतना ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद का भी होना अनिवार्य है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड कराने के लिए हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यह कहता है कि किसी भी परमाणु को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए हम लोग अब विधि की तरफ चलते हैं। अब क्लास 10th के सिलेबस में हमको केवल एक विधि का ही वर्णन करना है, जो कि अनुमान विधि है। यानी कि इस विधि में हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। एक ये तीर का निशान लगाते हैं और बाएं तरफ, यानी कि तीर के बाएं तरफ हम लोग अभिकारक लेते हैं, अभिकारक और दाहिने तरफ हम लोग उत्पाद लिखते हैं। उस उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को लेंगे। अब देखिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेकर, यानी कि कुछ केमिकल इक्वेशन को लेकर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए, जब कॉपर की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो हमारा कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है। अब ये हमारा एक रिएक्शन है और इसको हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग यह करेंगे कि जो हमारा अभिकारक है, ये हमारे अभिकारक के मॉलिक्यूल हो गए और ये हमारे उत्पाद के मॉलिक्यूल हो गए। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इनके संख्या को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, कॉपर की संख्या अभिकारक में कितना है, 1 है। कॉपर की संख्या अभिकारक में 1 है। हाइड्रोजन की संख्या जो है यहाँ पे 2 है। सल्फर की संख्या जो है 1 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है। अब हम लोग बढ़ते हैं उत्पाद के तरफ, यानी कि प्रोडक्ट के साइड। इसमें देखिए कि उत्पाद में भी वही कंडीशन है। कॉपर देखिए, कॉपर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। सल्फर की संख्या 1 और 2 है, 2 हो गया। और ऑक्सीजन की संख्या जो है 2, 4, 2, 6, 1, 7 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक में कॉपर की संख्या 1 है और उत्पाद में भी कॉपर की संख्या 1 है, यानी कि कॉपर की संख्या तो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं, हाइड्रोजन की भी संख्या बराबर है। लेकिन अगर सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो जितने एटम जो है अभिकारक में है उतने एटम जो है उत्पाद में नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सल्फर और ऑक्सीजन की संख्या जो है डिफरेंट या अलग अलग है। अब देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे कम नंबर में है, यानी कि जिस एटम की संख्या सबसे कम है उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। इसके बाद उससे ज़्यादा और लास्ट में सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या है उसको बैलेंस किया जाता है। अब देखिए, कॉपर, चूँकि कॉपर को हमको बैलेंस नहीं करना है, कॉपर तो ऐसे ही है। हाइड्रोजन भी 2 है, इधर भी 2 है और सल्फर इधर 1 है, इधर 1 है और इधर
2 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है सल्फर 2 हो जाएगा, यानी कि हमको 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, यानी कि 2 से हमारा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। अब इधर देखते हैं सल्फर बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, यानी कि अब इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई जब किया जाएगा 2 का तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की संख्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि ऑक्सीजन अब 4 ना होकर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी कि 4 + 2 और +2, यानी कि टोटल जो है ऑक्सीजन की संख्या 8 हो गया। अब हम लोग फिर से मिलाएंगे कि हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, यानी कि हम लोग रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं उसको चेक करेंगे और फिर जो है प्रोडक्ट का जो एटम है उसको चेक करेंगे। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए अभिकारक में कॉपर 1 है तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। सल्फर जो है कितना है, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 2 जा 8 है। और उत्पाद देखिए यहाँ पे कॉपर कितना है, उत्पाद में कॉपर 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4 है। सल्फर भी यहाँ पे देखिए सल्फर 1 और एक सल्फर ये 2 हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है, 2 है यहाँ पे 2, और यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन 2 है तो ये 2 हो गया। और टोटल ऑक्सीजन की संख्या अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 + 2 + 2, यानी कि टोटल ऑक्सीजन की संख्या 8 हो गई। अब जितने अभिकारक के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे उतना ही हमारा उत्पाद के मॉलिक्यूल है। ये तो हमारा बैलेंस हो गया। अब हम लोग एक और मिस्टेक कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है इसका जो भी हम लोग नंबर लिए हैं इसका स्टेट को रिप्रेजेंट करना है कि ये जो परमाणु है या अणु है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कि कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, यह जो है वो एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये हमारा एक्वस हो गया। कॉपर सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में पाया जाएगा, AQ हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो ये गैसियस फॉर्म में पाएगा, यानी कि हम लोग ये इसको G से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे G हो गया। या हम लोग एरो भी एक लगा सकते हैं यहाँ पर तीर के निशान। और यहाँ पर देखिए H2O है तो H2O जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह से अब जाकर हमारा केमिकल इक्वेशन जो है पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अब इसमें कोई कमियां यहाँ पे नहीं है, इसको नोट करिए। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल के तरफ। इसमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड + H2O, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है +O2 + H2O। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे उसी तरह से जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल किए हैं यहाँ पर भी करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है उत्पाद है, उत्पाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन की संख्या देखिए ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, ऑक्सीजन 3 है। और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब हम लोग चलते हैं उत्पाद के तरफ। उत्पाद में हम लोग देखते हैं कि कार्बन की संख्या 6 है, हो गई। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे, ऑक्सीजन की संख्या पहले काउंट करिए। ऑक्सीजन की संख्या 6 2 8 और 1 9 हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 12 + 2 यानी कि 40 है। अब हम लोग यह देखते हैं इस अभिक्रिया में कि जो उत्पाद की संख्या, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या है और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अब इसको हम लोग पूरा करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जिसकी संख्या कम होती है, जिसकी संख्या कम होती है उसको बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले कार्बन की संख्या को बैलेंस करेंगे। अब कार्बन की संख्या को बैलेंस करने के लिए इसमें से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमारा कार्बन तो 6 हो गया,
लेकिन जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 6 और 2 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है वो 9 हो गया, 9 लिखिए। अब देखिए इधर भी ऑक्सीजन जो था वो 9 था, ये हो गया है। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या का देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या डिफरेंस हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उत्पाद में 14 है, जबकि हमारा अभिकारक में 2 ही है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा जो है ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा 12 हो गया। तभी भी नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग एक ही बार क्या करते हैं, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा जो है 24 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन को 24 करना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पे अगर हम लोग 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उत्पाद में अगर हम लोग क्या करते हैं 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 12 प्लस 12 और ये हो जाएगा 24, यानी कि हाइड्रोजन भी 24 हो गया। अब हमारी अब बारी आती है हमारी ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करें। तो अब ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे 6 2 जा ये हो गया 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन 12, यानी कि ऑक्सीजन की अब जो नंबर है वह है 12 प्लस 12, यानी कि 24। ऑक्सीजन भी हमारा 24 है। अब देखिए इधर देखते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और 6 ये 12 हो गया टोटल। अब यदि हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, 6 प्लस 12 प्लस 6 यानी कि 24 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो रासायनिक समीकरण दिया गया था, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो दिया गया था, वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। अब रिएक्टेंट के साइड में देखते हैं तो रिएक्टेंट में कार्बन की संख्या जो है 6 है, ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 24 है, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो भी 24 ही है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कार्बन की जो नंबर है वो 6 है, ऑक्सीजन का नंबर 24 है, हाइड्रोजन का नंबर जो है 24 है। अब हम लोग देखते हैं कि यह हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वह कम्प्लीटली जो है बैलेंस हो गया। अब दूसरा नंबर आता है कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनकी जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करना। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे गैसियस फॉर्म में जी का प्रयोग कर दिया। और यहाँ पर H2O यानी कि वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो L हो गया। और यहाँ पे देखिए ग्लूकोज जो है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, तो ये हमारा सॉलिड, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से देखें यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ये एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, तो एक ही हो गया। यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और ये जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। अब देखिए हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग अगले एग्जाम्पल के तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें जो है मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 की रिएक्शन HCl से कराया जाता है, तो मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें हम पहले तो ये चेक करेंगे कि ये हमारा बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की जो नंबर है 1 है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें हाइड्रोजन की नंबर 2 है। तो इसको हम लोग पहले नोट कर देंगे। देखिए मैग्नीज कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन देखिए 1 है और क्लोरीन भी 1 है। अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट के साइड। प्रोडक्ट में जो है Mn 1 है, ऑक्सीजन जो है 1 है, क्लोरीन जो है 224 है और हाइड्रोजन जो है ये भी 2 है। अब हम लोग यह देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम है वो काफ़ी डिफरेंस है। तो इसको जो है हम लोग सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले जो है मैग्नीज की देखते हैं कि इसमें भी नंबर 1 ही है, यानी कि रिएक्टेंट में भी मैग्नीज की नंबर 1 है और प्रोडक्ट में भी मैग्नीज का जो नंबर है वो 1 ही है। ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अब क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर अगर बैलेंस करते हैं तो ये हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। क्लोरीन को देखिए यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, जबकि जो है प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 4 है। अब क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लोरीन 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। और हाइड्रोजन भी 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, यानी कि क्लोरीन बैलेंस हो गया। और अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है। अब क्या करते हैं कि हमको हाइड्रोजन इधर 4 आ रहा है, इधर क्या करते हैं कि 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन जो है 4 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2 जा 4 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन इधर जो है 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 4 है, अब हाइड्रोजन भी। अब देखते हैं, इसको फिर से चेक करेंगे कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है कि नहीं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट के साइड में जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम है, उसको देखेंगे और फिर से जो है प्रोडक्ट के साइड में जो नंबर ऑफ एटम है उसको देखेंगे। अब हम लोग रिएक्टेंट की तरफ बढ़ते हैं और रिएक्टेंट में देखते हैं कि मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 4 है। अब हमारा प्रोडक्ट साइड में देखिए मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन 4 है और हाइड्रोजन भी 4 है। इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब बारी आती है कि हम लोग इस केमिकल इक्वेशन के स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा जो कंपाउंड है किस फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीज ऑक्साइड होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जो होता है वो एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, AQ हो गया। मैग्नीज क्लोराइड ये भी साल्ट है एक, तो ये भी साल्ट है तो ये भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। और H2 यानी कि यह एक लिक्विड है तो L लिक्विड के लिए हम लोग L का प्रयोग करते हैं, और Cl2 ये जो है एक गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह से अब हमारा जो है केमिकल इक्वेशन है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए। अब देखिए हम लोग 4th एग्जाम्पल लेके चले हैं। यहाँ पे सोडियम की अभिक्रिया जो है एथिल अल्कोहल से कराया जाता है। सोडियम की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराया जाता है तो यहाँ पे एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एथिल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। अब इसको हम लोग पहले चेक करेंगे। सबसे पहला काम जो था वो चेक करने वाला, अब हम इसको चेक करते हैं कि यह हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस है कि नहीं। देखते हैं सोडियम तो यहाँ पर 1 ही है, ये बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे बैलेंस नहीं है। अब उस हाइड्रोजन के नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलिए देखिए क्या करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले जो है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के जो एटम है उसको लिखते हैं। सोडियम का नंबर कितना है, 1 ही है सोडियम। इसके बाद कार्बन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन जो है 5 और 1 6 है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 है। इस साइड में चलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो प्रोडक्ट में यह देखते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम भी 1 ही है। कार्बन कितना है, कार्बन 2 1 और 1 ये 2 है। हाइड्रोजन देखिए 5 3 2 5 और 2 7 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन जो है 1 है। अब हम लोग यह देखते हैं कि इस हमारे इक्वेशन में सारे जो एटम्स हैं वो तो लगभग में बैलेंस है, लेकिन जो है हमारा हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। इसमें 6 है और इसमें 8 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यदि हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें एथिल अल्कोहल है, इसके जो है एथिल अल्कोहल के में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए 2 5 जा 5 2 5 जा 10 और 2 10 और 2 हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है 12 हो जाएगा टोटल। अब इधर देखेंगे तो इधर भी हाइड्रोजन जो है
3 to 5 और 5 to 7। यदि हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब देखेंगे 2 3 जा 6 और 4 10 to 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 10। देखिए फिर से देखिए इसको, 2 3 जा 6 देखिए यहाँ पे 6 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 4 हो गया। अब प्लस यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो टोटल जो है 6 4 10 और 2 12 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गया, इधर भी 12 होगा। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ पर भी 2 है। सोडियम यहाँ पे 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सोडियम 1 है। क्या हम क्या करेंगे कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा सोडियम भी बैलेंस हो गया। कार्बन देखिए, कार्बन 2 2 जा 4 है, कार्बन जो है 4 है। अब इसमें देखिए कार्बन 2 और 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए ये जो है हमारा केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। अब हमारी बारी आती है कि इसको इसके स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब स्टेट को हम लोग क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि सोडियम जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ऐसा हो गया। जो एथिल एल्कोहल है, देखिए एथिल एल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। एथिल एल्कोहल जो है वो एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, तो यहाँ पर AQ हमने लगा दिया। यहाँ पर देखिए सोडियम एल्कोक्साइड है, ये भी एक्वस फॉर्म में ही पाया जाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया AQ हो गया। और ये हाइड्रोजन गैस है, G लिख देते हैं और यहाँ पे ये सिंबल लगा देते हैं। तो इसका चिन्ह जो है गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए इसमें क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आयरन की रिएक्शन जब H2O से कराते हैं, आयरन की रिएक्शन जब H2O से कराते हैं तो Fe3O4 का फॉर्मेशन होता है, प्लस H2 गैस निकलती है। अब इस अभिक्रिया को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो हमारा रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट में देखते हैं कि रिएक्टेंट में कितने एटम हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट में तो आयरन जो है 3 है, Fe हमारा कितना है 3 है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन जो है 1 है। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में ये देखेंगे कि यहाँ पे आयरन कितनी है, तो आयरन जो है 3 है। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन के अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम काउंट करें तो ऑक्सीजन जो है 4 है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। अब हमको देखने में यह आ रहा है कि जो रिएक्टेंट साइड में जो एटम है और प्रोडक्ट साइड में जो एटम है उनका जो नंबर है काफ़ी डिफरेंस है। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आयरन जो है 1 ही है, यहाँ पे 3 लिख दिए थे, 1 है। अब क्या, सबसे पहले तो हम लोग आयरन के नंबर को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब देखिए आयरन तो बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 है, यहाँ पे क्या करते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम लोग यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 2 यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा ऑक्सीजन। अब इधर देखते हैं, इधर जो है ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन जो है 4 2 जा 8 हो गया और ऑक्सीजन जो है 4 है। अब देखिए ऑक्सीजन इधर भी 4 है। अब हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है डिफरेंस है, इसमें रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में जो है हाइड्रोजन 2 है। अब क्या करते हैं, इसमें जो है 4 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें जो अब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। अब इसके स्टेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो आयरन जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब जब सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए S का प्रयोग करते हैं। H2O जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो लिक्विड के लिए L का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फेरिक ऑक्साइड है तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो S फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और H2O जो है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हमारा गैसियस फॉर्म में हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे तो ये साइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। इसको नोट करिए। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब इसमें देखिए बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से करा जाता है, तो बेरियम सल्फेट और HCl का फॉर्मेशन होता है। अब इसको हम लोग इतने एग्जाम्पल कर चुके हैं कि इसको जो है हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें, इस यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, बेरियम 1 है और सारी चीज़ बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं हम लोग चेक कर लेते हैं। बेरियम जो है कितना है 1 है, क्लोरीन जो है यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन जो है ये भी 2 है और सल्फर जो है 1 है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 है। अब इस साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो देखते हैं कि बेरियम जो है 1 है, सल्फर जो है 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन जो है 2 है और क्लोरीन भी 2 है। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है और बेरियम बैलेंस है। अब इसमें बात आती है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए बेरियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि यह एक साल्ट है। बेरियम क्लोराइड एक साल्ट है। अब यह सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में पाया जाएगा। यहाँ पे देखिए बेरियम सल्फेट जो है ये कभी कभी बेरियम सल्फेट एक वाइट प्रिसिपिटेट होता है, वाइट कलर का होता है। ये जो है प्रिसिपिटेट है तो ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। और जो भी प्रिसिपिटेट होता है उसको हम लोग नीचे की तरफ तीर लगाते हैं ताकि ये जो है हमारा सॉल्यूशन में से अलग हो सकता है। और HCl जो होता है ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि कभी कभी ये इक्वेशन में पूछ दिया जाता है, ये इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको पेपर में और ये पूछा जाएगा कि ये किस टाइप की रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है आयन का एक्सचेंज हुआ है। देखिए सल्फर जो है इसके साथ हो गया है बेरियम का, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है और जो क्लोरीन है क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हुआ है। तो ये हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। और हम लोग पढ़े हैं कि विस्थापन अभिक्रिया, जितनी भी विस्थापन अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, जबकि दूसरी विस्थापन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आयनों का एक्सचेंज होता है। देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पे जब बेरियम जो है बेरियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होता है तो बेरियम 2 प्लस Cl माइनस का फॉर्मेशन करता है। और जो H2SO4 है H2SO4 है, जब ये टूटता है तो H2 2H प्लस SO4 2 माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये आयन का एक्सचेंज हुआ, सल्फर सल्फेट, ये सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन जो है बेरियम के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन आयन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ से हमारा ये बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस HCl, यानी कि बेरियम सल्फेट और HCl। तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसको नोट करिए। अब देखिए हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या किया गया है कि फेरस सल्फेट को जो है हीट कराया गया है। जब फेरस सल्फेट को हीट कराया जाता है तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया जाता है। ये कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग इसको सबसे पहले तो बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम लोग वही अपनाएंगे, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि फेरस क्या है, Fe जो है 1 है, सल्फर जो है 1 है और ऑक्सीजन जो है 4 है। अब प्रोडक्ट साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि Fe 2 है, सल्फर जो है 1 और 1 2 है, ऑक्सीजन जो है 3 2 5 और 3 8 है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो तो बैलेंस नहीं है। अब इसको क्या करेंगे कि बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो
आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया और 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया तो इसके साथ बैलेंस हो गया, लेकिन सल्फर भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन डिफरेंस हो गया, ऑक्सीजन में 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड में अपने आप ही बैलेंस हो गया, इसमें कोई एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए आयरन इधर भी 2 है, इधर भी 2 हो गया, सल्फर भी 2 हो गया और ऑक्सीजन 8 है तो इधर भी 8 हो गया। अब दूसरी बात आती है कि हम लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फेरस सल्फेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, तो सॉलिड के लिए हमने एस का प्रयोग किया। और फेरस ऑक्साइड जो है, फेरस ऑक्साइड जो है ये भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है तो ये गैस फॉर्म में पाया जाएगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसियस है तो ये भी गैस फॉर्म में पाया जाएगा। देखिए ये तो हो गया हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको कई बार एग्जाम में तो यह पूछा गया है कि रिएक्शन दे दिया है और पूछ रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, यानी कि यह किस टाइप की केमिकल इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लोग ये जानते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन अभिक्रिया है। तो ये किस टाइप की अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, ये अपघटन अभिक्रिया है। जितने भी अपघटन अभिक्रिया होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हीट प्रोवाइड करते हैं। रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जितने भी अपघटन अभिक्रिया होती है उनको चलाने के लिए या रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो ये डिसोसिएट हो जाता है। और जितने भी जो है अपघटन अभिक्रिया होंगी उनमें जो क्या होगा कि रिएक्टेंट हम लोग सिंगल लेंगे। एक रिएक्टेंट से क्या करेंगे कि 2 या 2 से अधिक जो है उत्पाद का निर्माण करेंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।